ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं आपके ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है, तो यही आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ध्वनि प्रदूषण। बाकी हम जो भूमि प्रदूषण है वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण का क्या है कि आपका जो आवाज होता है, मतलब जो असहनीय और जो असुविधाजनक आवाज होता है मनुष्य के लिए, उससे आपका ध्वनि प्रदूषण प्रकट होता है। कभी कभी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्रोत होते हैं उनसे कहीं काफी ज्यादा शोर आने लगता है, जिनकी वजह से लोगों को काफी असुविधा होने लगता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो तकनीकी, मतलब अभी ऐसे होने लगा है कि जो आपका तकनीकी जो विकास हुआ है उसके वजह से कई कई प्रकार से आपका जो ध्वनि प्रदूषण है वो बढ़ गया है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं तो अ, अभी पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं थी, लेकिन अभी गाड़ियां जैसे कि सड़क पे बढ़ गई है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है। उसी तरह से आपके जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, सेटअप करते हैं, तो उनका क्या होता है कि वहां से आवाज आता है बहुत ज्यादा। वो सब चीजों की वजह से ध्वनि प्रदूषण काफी तरह से बढ़ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो तकनीकी जो विकास हो रहा है उसके वजह से कई प्रकार से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। और अभी हम अगर देखें कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण के भिन्न भिन्न स्रोत है, जैसे कि कारखानाएं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कारखाना का। उसके बाद दूसरा आपका है कि मशीन से जो आपका मशीन के निर्माण की वजह से, मतलब मशीन द्वारा जो निर्माण होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसके वजह से भी कहीं ज्यादा आपका ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स में कि वहां पे अगर कहीं पे अगर घर बन रहा है तो वहां पे एक मशीन होता है जो सीमेंट और बालू वगैरह को पूरी तरह से वो मिक्स करता है। ठीक है, पहले वो इंसान करते थे तो उतना आवाज नहीं आता था, लेकिन ये जो मशीन के द्वारा जो निर्माण कार्य होता है उसमें बहुत ज्यादा हद तक आपका आवाज होने लगा है। वैसे ही कई सारे और भी चीजें यूज होता है, जैसे ड्रिल करने में या फिर आपका लोहा काटने में, तो उस वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसमें तीसरा कारण ये भी दिया गया है कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे कि आपके हवाई जहाज हो गए या फिर आपके गाड़ियां हो गई, ये सब जो चीजें हैं, ये सब गतिविधियों की वजह से भी कई कई तरह से, मतलब कई हद तक आपका जो ध्वनि प्रदूषण है वो बढ़ गया है। मतलब अगर आप देखो तो जब फ्लाइट का लैंडिंग होता है या फिर जब टेक ऑफ होता है, तब बहुत ज्यादा आवाज होता है। या फिर अब ट्रेन का इंजन का आवाज सुन लो, वो सब ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। वैसे ही समुद्र में अगर देखा जाए तो समुद्र में जो गतिविधियां है उनसे भी आपका जो ध्वनि प्रदूषण है वो कहीं हद तक बढ़ गया है। जैसे कि जो सायरन्स होते हैं या फिर जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपका बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। वैसे ही ध्वनि प्रदूषण आपका सबसे ज्यादा सायरन्स और लाउड स्पीकर, समुद्र में तो कम ही हो रहा है, लेकिन आपके जो ऐसे घरों में है या फिर आपके मोहल्लों में है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण का कारक बनता है। क्योंकि कोई भी आपका अगर फेस्टिवल है या फिर कुछ भी है, तो फिर सबसे पहले आपका जो भी प्रोग्राम होगा कम्युनिटी बेस्ड, उसमें आपका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं हम, माइक का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, आपका ध्वनि प्रदूषण को आपको आपके शोर का जो स्तर है उसको आप कैसे अ, उसको आप कैसे मापोगे, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो है डेसिबल। ठीक है, डीबी। तो डेसिबल सिस्टम से हम जो है आपका साउंड का जो वैल्यू है, कितना ज्यादा शोर हो रहा है, हम उसको माप सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कितना है और कितना शोर है और कितना शोर नहीं है। ठीक है, तो भी अगर हम देखें तो इन सभी चीजों के, मतलब ये सभी स्रोत जो है, इन सभी चीजों के
द्वारा आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और हम देख लेते हैं टेबल पे क्या दिया हुआ है। टेबल में आपका ध्वनि प्रदूषण का क्या क्या कारण है। टेबल में है आपका वायुयान, मोटर वाहन। वायुयान मतलब एयरक्राफ्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है। मोटर वाहन, गाड़ी का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है। गाड़ी में आप हॉर्न्स बजाते हो तो आपका बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर रेलगाड़ियां मैंने बता दिया है आपको, इंजन से आवाज आता है। औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया। हाँ, विज्ञापन मीडिया का, औद्योगिक का मैंने आपको बता दिया है। और विज्ञापन मीडिया का मैं बता दूं कि जैसे कि आपका कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो बहुत ज्यादा उसको हाई वॉल्यूम में बहुत ज्यादा उसको बार बार बोला जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना विज्ञापन आगे बढ़ा सके। तो जो विज्ञापन मीडिया है उसके वजह से भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कि जो प्रदूषण का कारण है वो है कि सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और आपके बुक में है ध्वनि प्रदूषण का यही सब दिया हुआ है कि समुद्र में कैसे होता है ध्वनि प्रदूषण। वो समुद्र के जो किनारे होते हैं, मतलब जो बीचेस होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है। जो लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज होते हैं, मतलब कोई सामान आ रहा है जा रहा है तो उसको उतारने का, किसी भी जहाज से उतारने का या फिर उसको चढ़ाने में जो शोर होता है, तो उसके वजह से सबसे ज्यादा समुद्र में आपका शोर शराबा बढ़ता है। और उसी तरह से आपका जो शोर शराबा है आपके अलग अलग जगहों में, मतलब आपके शहरों में या फिर आपके मोहल्लों में, तो वो कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया है आपको। और एक बात मैं आपको जरूरी बता दूं कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण है वो आपका अलग अलग होता है जगह को लेके, ठीक है। अगर एक एक जगह में ध्वनि प्रदूषण को मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो भौगोलिक रूप से उसका जो इंटेंसिटी है, मतलब वो किस हद तक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग करके वो बढ़ेगा या फिर कमेगा, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा है आपका, किसी जगह में आपका ध्वनि प्रदूषण अगर वो 7 डेसिबल में भी आपका हो रहा है तो भी आपको लग सकता है कि वो बहुत ज्यादा वहां पे ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा है कि वो 6 डेसिबल में भी हो रहा है आपका प्रदूषण, लेकिन वो रोज हो रहा है, तो वो चीज भी आपका अलग हो जाता है कि वो आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि उस जगह में ज्यादा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। जैसे कि आप पकड़ लो कि कोई एक आपका मार्केट है, अगर आप सपोज सब्जी बाजार में जा रहे हो और वहां पे आपको ध्वनि प्रदूषण महसूस हो रहा है, तो आपको वहां पे ध्वनि प्रदूषण महसूस हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके घर के पास ही कुछ हो, कोई भी विज्ञापन मीडिया का कुछ भी हो और वहां पे रोज अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए ऐसा है कि आपका ध्वनि प्रदूषण अलग अलग स्रोत से होगा, अलग अलग जगह में और अलग अलग तरह से होगा। कहीं पे आपको लगेगा कि वहां पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कहीं पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होते हुए भी नहीं है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण में आपका इतना ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं आपका जो नगरीय आपका अपशिष्ट निपटन है उस पे। हम ये बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये है आपका भूमि प्रदूषण पे बेस्ड, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा जल प्रदूषण, हमने अभी तक पढ़ा आपका वायु प्रदूषण, और हमने पढ़ा आपका ध्वनि प्रदूषण। और ये क्या है, ये भूमि प्रदूषण है। भूमि प्रदूषण में सबसे पहला टॉपिक है आपका जो नगरीय अपशिष्ट निपटान है, मतलब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके वजह से ही काफी सारी और चीजें, मतलब और भी आपके जो भौगोलिक आपके और भी समस्याएं हैं वो भी, उनका भी और ज्यादा उत्पादन होता है। तो हम उसके बारे में अगले आपके वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपका नगरीय
अपशिष्ट निपटान के बारे में, यानी कि आपका भूमि प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो शहरीय क्षेत्र आमतौर पर भीड़-भाड़ से चिहित होता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को सहारा देने के लिए सबसे ज्यादा, मैं आपको ऐसे समझा दूं, आपका इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है आपके नगरों में, तो उसको सपोर्ट देना होता है, मतलब उसको जो सहारा देना होता है, उसके लिए आपका क्या हो रहा है कि जो जगह है वो कम रहा है। ठीक है, मतलब कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन उसी तेजी आपका जो रिसोर्स, मतलब जो आपके पास जितना जमीन है या फिर जितना आपका प्रदूषण हो रहा है, तो उसको सफाई करने के लिए आपके पास जितना क्षमता है वो बढ़ नहीं रहा है, वो उतना ही हो रहा है। तो क्या हो, उसके कारण स्वरूप हमारा जो नगरों में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, वजह से बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है। तो उस कचरे को हम कहाँ पे उसको निपटाए, तो उसका बहुत बड़ा एक भौगोलिक समस्या है। मतलब कि आपका जो शहरीय क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज्यादा हद तक पर्यावरण प्रदूषण इसीलिए होता है क्योंकि हम भूमि में ही जो भी हमें जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे ही हम कचरा डाल देते हैं। और उसके वजह से ऐसा होता है कि जो ठोस कचरा होता है वो उसको कहीं पे भी एक अच्छी तरह से नहीं मिलता है, और वो उस जगह का भूमि भूमि में कहीं प्रकार से असर करता है, और साथ ही साथ उसके आसपास की जगह में वो वायु में भी असर करेगा, और साथ ही साथ जो आपका अलग-अलग स्रोत से जो कचरा आ रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगा, और वो पूरा जगह जो पहले एक साफ-सुथरा जगह हुआ करता था, वो जगह पूरी तरह से एक समय में जाके कूड़ादान बन जाएगा। तो ऐसे होगा कि सबसे ज़्यादा उस जगह में समस्या ये होगा कि जो ठोस कचरा है उसका हम क्या करें? मतलब कचरे में भी 2 प्रकार होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि एक होता है कि आपका जो वेट वेस्ट होता है, मतलब एक होता है कि जो आपका सड़ने वाला जो कचरा होता है, जो घरों में से जो आपका जैसे कि सब्ज़ी का छिलका हो गया, फिर फ्रूट्स का छिलका हो गया, तो वो सब क्या होता है, वो सड़ जाता है और वो प्रकृति के साथ मिल जाता है। लेकिन जो ठोस कचरा होता है, जैसे कि किसी प्रकार का धातु से बना हुआ चीज़ हो गया, या फिर आपका प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ हो गया, जो वो ठोस कचरा है, वो फेंकने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है हमें। और ऐसा है कि वो कचरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखें तो अगर आप नॉर्मल एक फ्रूटी भी पीने जाएँ, तो उसका बॉटल आएगा प्लास्टिक का, या फिर आपका टेट्रा पैक में आएगा। तो वो क्या है कि अगर आप 10 दिन फ्रूटी पी रहे हो, तो आप अकेले 10 बॉटल आप फेंक रहे हो कचरे में। तो वो ठोस कचरे को निपटाने के तरीके बहुत ज़्यादा हमें अ, ढूँढने की ज़रूरत में है अभी इस समय में, क्योंकि कचरा इस हद तक बढ़ जाएगा एक समय में जाके कि आपका ऐसे होगा कि आपको जगह ही नहीं मिलेगा कि उसको निपटाए कैसे। कचरे को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इस तरह से कचरे को यूज़ करते हैं जैसे कि वो किसी प्रकार से मदद नहीं करेगा। जबकि हमें उस ठोस कचरे को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं ठोस कचरा किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ठोस कचरा वो है जो विभिन्न प्रकार के पुराने और प्रयुक्त सामग्रियों जैसे कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीडी आदि होता है। तो यहाँ पे आपको ठोस कचरे का मतलब कि सॉलिड वेस्ट का डेफिनेशन मिल रहा है, ठीक है? और अभी हम देखते हैं कि वो उनके स्रोत क्या-क्या होते हैं। तो उनके 2 स्रोत हैं, एक है घरेलू प्रतिष्ठान और एक है व्यावसायिक प्रतिष्ठान। तो हमारे घरों में से जो ठोस कचरा निकलता है, उसे बोलेंगे कि घरेलू प्रतिष्ठान से निकला हुआ आपका ठोस कचरा, और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी कि
कोई भी अगर बिजनेस हो रहा है या फिर कोई भी उद्योग है, कोई भी कमर्शियल मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, कहीं भी व्यवसायिक कोई भी प्रतिष्ठान हो, तो वहां से जो कचरा निकल रहा है उसको बोलेंगे हम व्यवसायिक प्रतिष्ठान से निकला हुआ कचरा। ठीक है। और आपका ये जो ठोस कचरा है, इनके वजह से क्या होता है कि कहीं कहीं पे जो पब्लिक ग्राउंड्स होते हैं वहां पे लैंडफिल्स बन जाते हैं। वो पूरे एरियाज कचरे से भर भर के एक पॉइंट के बाद ऐसे होता है कि वहां पे बस वो कचरों का पहाड़ बन जाता है। जैसे कि अगर आप अ, दिल्ली के आसपास देखो तो दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे बहुत सारा आपको पहाड़ मिलेगा बस कचरे का। तो वो सब क्या होता है कि वो लैंडफिल बोलते हैं उनको, वो लैंडफिल एरियाज वो होते होते वहां पे बहुत सारा आपका अलग अलग कचरा, चाहे वो घरेलू प्रतिष्ठान से हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से हो, उद्योग से हो, या फिर जैसे पावर प्लांट्स होते हैं उन सब से हो, उन सब से, या फिर अगर कोई बिल्डिंग हम तोड़ रहे हैं तो वहां से भी काफी सारा ठोस मलबा निकलता है। तो वो सब की वजह से आपका लैंडफिल बढ़ जाता है, और वो सबसे धीरे धीरे करके उसके आसपास के एरियाज में बहुत सारा सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस कचरा जमा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जैसे उसके आसपास बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमने लगते हैं, या फिर काफी सारी बीमारियां जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, या फिर मलेरिया, कोलेरा, ये सब हो गया। ये सारी चीजें हवा से भी फैलता है उन सारी उन जगहों के आसपास से। और कभी कभी बारिश के पानी से भी वो धुल के उनके साथ ही जो कचरा है वो बह के पानी जो हमारे आसपास के जो नदी नहर होते हैं उनमें जाके मिलते हैं और पानी को भी गंदा कर देते हैं। ठीक है। तो जो ठोस कचरा कचरा होता है, हम बोल सकते हैं कि लैंडफिल्स में जाके वो जमा होते हैं, और फिर वो कभी कभी जो नदियां होती है शहरों के आसपास उनको भी गंदा कर देता है। और अ, जो जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं उनके वजह से भी नदियों का प्रदूषण होता है, हमें पता है। लेकिन कभी कभी ये जो अ, उद्योग का कचरा आके लैंडफिल्स में जमा होता है उसके वजह से इनडायरेक्टली आपका जल प्रदूषण होता है, या फिर हवा में प्रदूषण होता है। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, यहाँ पे आपके बुक में है, आप देखो वहां पे है कि आपका जो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल है, मतलब कि आपका जो नगरीय अपशिष्ट निपटान है, वो एक बहुत ही जरूरी समस्या है भारत में। ठीक है। और वो सबसे ज्यादा किन शहरों में समस्या बन गया है? वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसी जगहों में आपका सबसे ज्यादा समस्या बना है, क्योंकि वहां पे सबसे 90% आपका ठोस कचरा है। ठीक है। वहां पे 90% ठोस ठोस कचरा इन शहरों में जमा होता है और डिस्पोज होता है। ठीक है। और बाकी जो शहर है या फिर छोटे छोटे नगर है या फिर कस्बे है, वहां पे 30 से 50% तक का आपका कचरा जमा होता है। और वो जो सड़कें होती है आपके सड़क के किनारे, वहीं पे जमा होके वो रह जाता है। वो ओपनली मतलब खुले में वो कचरा ही रह के वहीं पे सड़के गल के खत्म हो जाता है, लेकिन उनका किसी प्रकार का वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। जबकि वेस्ट ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो कचरे से जो आपका बायोगैस निकल रहा है, वो बायोगैस का इस्तेमाल करके हम ऊर्जा प्रकट कर सके, उसको कंपोस्ट करके और उस कचरे को यूटिलाइज करके। ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो बायोगैस है वो हवा में अ, वो आके मिलके मीथेन ना निकाले, मतलब मीथेन मिक्स करके हवा को प्रदूषित ना करे। और उस कचरे को हम सड़ने से पहले ही हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाए और ट्रीट करें, और उसके बाद हम उससे एनर्जी जनरेट कर सके। ठीक है। तो इतना है आपके नगरीय अ, अपशिष्ट निपटान में, मतलब कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल में,
ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके भूमि प्रदूषण में। ठीक है, अभी हम और भी आपके जो भौगोलिक समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये फोटो दिखाया है क्योंकि ये आपका लैंडफिल है। ठीक है, मैं बोल रही थी आपको लैंडफिल के बारे में, जहाँ पे सारा कचरा जमा करते हैं, तो ये लैंडफिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कचरे का पहाड़ बन गया है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज्यादा ये कितना ज्यादा ठोस जो कचरा निकल रहा है उसके वजह से कितना ज्यादा आपका इफेक्ट पड़ रहा है पर्यावरण में और किस तरह से प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी जो चैप्टर का आधा पार्ट बचा हुआ है वो डिस्कस करने में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।